हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम एक बार पुनः एमटीएस के लिए जीके जीएस की शानदार धमाकेदार रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार जोश और जुनून के साथ में इस क्लास में जुड़ेंगे, क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि अब होने वाली है हमारी क्लास की शुरुआत, क्लास का शुभारंभ। एक कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठ जाइए, क्योंकि एक एक ऑप्शन की हम व्याख्या करने वाले हैं। सिर्फ इसका आंसर ये होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा, ऐसे हम नहीं करेंगे। एक एक प्रश्न की हम व्याख्या करेंगे, एक एक ऑप्शन की हम व्याख्या करेंगे। तो चलिए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। तो चलिए क्लास की करते हैं शुरुआत, क्लास का करते हैं शुभारंभ पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था। याद रखना, शुरुआत कब हुई? 1985 में, ठीक है। लेकिन प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन बने? प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन थे? हंसा शर्मा? नहीं। करण सिंह? सर ये भी नहीं है। तो हवा सिंह? अरे सर हवा सिंह नहीं है, हमने पढ़ा था। हमने तो सर जी भालचंद भास्कर भागवत को पढ़ा है ना। भालचंद भास्कर भागवत। सर जी ये कुश्ती से संबंधित थे। हाँ, अब एक और बात बताऊँ, धीरे से बता देता हूँ, चलो नोट डाउन करो कि ओम प्रकाश भारद्वाज, ओम प्रकाश भारद्वाज, इनको भी 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। हाँ, एक और नाम लिखो, ओ एम नाम्बियार, इनको भी 1985 में ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? 2023 द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता कौन है भाई? कौन बताएगा? सर जी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बताओ। पहला सर जी जसकीरत सिंह ग्रेवाल, जसकीरत सिंह ग्रेवाल। हाँ, दूसरा कौन बताएगा? कि दूसरा सर मैं बताऊंगा, भास्करन ई। ये दूसरे भास्करन ई कबड्डी से, जसकीरत सिंह गोल्फ से, और एक और नाम आता है जयंत कुमार पूशीलाल। नोट करो भाई, जयंत कुमार पूशीलाल टेबल टेनिस से। तीनों याद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे एक और बात याद लगी, 2023 से ही संबंधित है। ध्यानचंद पुरस्कार पूछता है, प्रश्न पूछेगा, ध्यानचंद पुरस्कार 2023 किसको मिला? ध्यानचंद पुरस्कार 2023 ये किसको मिला? कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी बताओ। कि सर जी मंजूषा कमर, बिल्कुल सही है, मंजूषा कमर। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। और सर विनीत कुमार शर्मा, चलिए ये भी हो गया, विनीत कुमार शर्मा, ये किससे है? हॉकी से है। एक और है कविता सेल्वराज, कौन है? कविता सेल्वराज, ये किससे संबंधित है? ये इस कबड्डी से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCF की स्थापना किस वर्ष हुई? बताओ भाई, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? बताओ। चलो मुझे एक बात बताओ कि वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान कौन है? अरे सर जी कैसा सवाल पूछ लिया, हमें तो पता है, हम तो रोज क्रिकेट देखते हैं। इतना आसान सवाल, रोहित शर्मा है। तो भाई बताओ कि महिला टीम की कप्तान कौन है? भारतीय महिला टीम की कप्तान, इसका कौन बताएगा? भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन है? बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ भाई। कि सर जी हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। सर जी हमें पता है, सर जी हमें पता था, हरमनप्रीत कौर। कोच बताओ, भारतीय महिला टीम के कोच कौन है? कोच कौन है? कोच कौन है भाई बताओ। तो वो है सर जी वुरकेरी रमन, ये है इसके कोच। पुरुष टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है। भारतीय टीम के प्रायोजक कौन है? स्पॉन्सर किसने किया है? ड्रीम 11 ने। किसने? ड्रीम 11 ने, ठीक है, ड्रीम 11 ने इसको स्पॉन्सर किया है। तो बताओ BCCF की स्थापना? सर जी दिसंबर 1928 में, दिसंबर 1928 में, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। अकबरनामा का खंड
अकबरनामा का कौन सा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? आईने अकबरी के नाम से किस खंड को जाना जाता है? अकबरनामा। अकबरनामा अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल। अबुल फजल ने भाई अकबर का इतिहास 3 खंडों में लिखा था। कितने खंडों में लिखा था? 3 खंडों में लिखा था, जिसका शीर्षक था अकबरनामा। पहला खंड अकबर के पूर्वजों के बारे में था, दूसरा खंड अकबर के शासनकाल का वर्णन था जिसमें, और तीसरा खंड जिसमें अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के बारे में था। तो बताओ कौन सा होगा? अरे सर जी, आपने बता तो दिया, तीसरा होगा। क्या बात कर रहे हो? तीसरा खंड होगा। तो कौन सा खंड? तीसरा खंड, जिसको कहते हैं आईने अकबरी। एक भाई इंपॉर्टेंट बात पूछता हूँ आपसे, जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करना है और नोट डाउन भी करना है अपनी कॉपी में कि हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा लिखा सर गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने। शाहजहांनामा इनायत खान ने। शाहजहांनामा पूछ ले तो इनायत खान ने। आलमगीरनामा कौन सा? आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम ने। आलमगीरनामा, आलमगीरनामा, आलमगीरनामा किसने लिखा? मोहम्मद काजिम ने। मोहम्मद काजिम ने, जिसमें मिलता है किसका? औरंगजेब का इतिहास मिलता है। एक बाबर की आत्मकथा के बारे में पूछता है, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा, तुजुक ए जहांगीर जहांगीर की आत्मकथा। संविधान के अनुच्छेद 21(a) के अनुसार 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है। शिक्षा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का मौलिक अधिकार है। 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की नहीं है, और शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के मध्य के बच्चों का मौलिक अधिकार है। बताओ कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 26 अगस्त 2009 को संसद में पारित किया गया। कब? शिक्षा का अधिकार नोट डाउन करते चलो। 26 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार पारित किया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। उसमें क्या कहा गया है कि शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के मध्य के बच्चों का मौलिक अधिकार है। चलिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? 1928 फिरोज शाह कोटला में, और इसके सदस्यों ने 1928 में पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। जॉन सॉन्डर्स की हत्या इसके जो सदस्य थे उन्होंने कर दी, और 1929 में इन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम गिराए। अब तो आपको भाई पता चल गया होगा कि दिल्ली में की थी। कहाँ पर है? दिल्ली में। इतना भाई हिंट दे दिया, पढ़ते नहीं हो इसका मतलब। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य चकनगान नगई त्यौहार नहीं मनाता है? ये त्यौहार मनाता है असम। असम 1, फिर नागालैंड 2, मणिपुर 3। तो कौन सा? त्रिपुरा नहीं मनाता है। और इसे भारत सरकार द्वारा पर्यटन महोत्सव के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। किसे? चकनगान नगाई त्योहार को। चलिए अगला प्रश्न, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य रूप से जुड़ी है? रुक्मणी देवी अरुंडेल ये किससे जुड़ी है? ये जुड़ी है भाई किससे? चलो बताने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, उसको सभी के सभी बच्चे नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा वहाँ से। चलिए, जनवरी 1936 में रुक्मणी देवी और उनके पति डॉक्टर जॉर्ज अरुंडेल, उन्होंने नृत्य और संगीत की एक अकादमी खोली। उसकी अकादमी की स्थापना की। कौन सी अकादमी? कलाक्षेत्र अकादमी। कलाक्षेत्र को जनवरी 1994 में कलाक्षेत्र अकादमी को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की मान्यता मिल गई। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की मान्यता 1994 में कला क्षेत्र को मिली। कला क्षेत्र की स्थापना रुक्मणी देवी अरुंडेल ने
और उनके पति ने मिलकर की 1936 में की। बात हो गई कन्फर्म। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या कहता है कि किस नृत्य रूप से जुड़ी थी, तो भरतनाट्यम से जुड़ी थी। ठीक है, चलिए 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुई गैस थी। भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुई गैस कौन सी थी? कौन सी थी? मिथाइल कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइट, या मेथिल नहीं है, मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनेट। इस त्रासदी में लगभग भाई 25,000 प्लस लोग मारे गए थे, विकलांग हो गए थे। इतनी बड़ी त्रासदी है विश्व की, इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी, लगभग 25,000 लोग मारे गए थे, जिसमें से विकलांग हो गए। और अभी भी जो अगली पीढ़ी आ रही है वो भी विकलांग हो रही, इतनी बड़ी त्रासदी थी। और ये त्रासदी हुई थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में। ठीक है, वो एक कीटनाशक संयंत्र था, वहाँ पर हो गई थी, लेकिन बहुत बड़ी त्रासदी है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1948। अरे नहीं सर, 1948 में तो संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों के सार्वभौम की घोषणा की थी। मानव अधिकारों की घोषणा की थी कब? 1948 में। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ये कैसे होगा? फिर 1991, अरे सर जी 1991 तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरचना, 1991 में पेरिस सिद्धांत पूछ ले कि भाई पेरिस सिद्धांत 1991 में। 1993 बिल्कुल 1993 में पेरिस सिद्धांतों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिल गई। ठीक है, और इसको अनुमोदित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पेरिस सिद्धांतों को 1993 में। और 1993 में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है। कितने अवतार है? 8वें अवतार है। देवकी और वासुदेव जी के कितने? 8वें पुत्र है। ठीक है, एक मानक हॉकी मैच में कितनी अवधि होती है? कितनी अवधि होती है? कुल 2 अवधि होती है। कितनी अवधि? 2 अवधि होती है 35-35 मिनट की। 35-35 मिनट की 2 अवधि होती है। कुल अवधि होती है 70 मिनट की। हॉकी से संबंधित पद पूछ लेता है कि भाई ये पद किस खेल से संबंधित है, या ये शब्द किस खेल से संबंधित है। याद रखना, हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, ड्रिबल पुश पास और 16 यार्ड हिट। ठीक है, ये सब हॉकी से संबंधित है, नाम याद रखना है आपको। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 28 फरवरी, 29 अप्रैल, 29 जुलाई, 29 अगस्त। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर कौन? मेजर ध्यानचंद। 1928 में, 1932 में, 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। किन्होंने? मेजर ध्यानचंद ने। दुर्गा पूजा निम्न में से किस राज्य का त्योहार है? दुर्गा पूजा आश्विन माह में, और अगर बात करें अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो सितंबर अक्टूबर में पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कणों को क्या कहते हैं? अविभाज्य, डाल्टन, परमाणु का सिद्धांत डाल्टन ने। अविभाज्य कणों को कहते हैं परमाणु, छोटे अविभाज्य कणों को परमाणु ही कहते हैं। पहले पहचानने योग्य आवर्त सारणी को किसने प्रकाशित किया था? पहली पहचानने योग्य आवर्त श्रेणी को किसने प्रकाशित किया था? वो किया था दिमित्री मेंडलीव ने। भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति में कितने घटक शामिल है जिन्हें इस परियोजना का इंजन कहा गया? इस परियोजना में देखो बोल रहा हूँ, सड़कें 1, रेलवे 2, हवाई अड्डे 3, बंदरगाह 4, जल परिवहन 5, जल मार्ग 6 और रसद बुनियादी ढांचा 7। तो कितने हो गए टोटल? 7 हो गए। 7 कहाँ पर? ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 7। ठीक, अब एक और बात कि गति शक्ति, पीएम गति शक्ति पहल को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान, इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मास्टर प्लान कहते हैं। राष्ट्रीय मास्टर प्लान भी कह दो, मास्टर
प्लान, ठीक है, राष्ट्रीय मास्टर प्लान भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है भाई? चिल्का झील जो एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लवणीय लेगून है चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा किस का आ रहा है भाई? उड़ीसा, बिल्कुल, वेरी गुड, पढ़ने लगे हो। हाँ, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 15 है? अनुच्छेद 15 भाग 3 कहता है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो कौन सा होगा? भाग 3, ये रहा भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 15 भी आता है। निम्न में से किस गतिविधि को प्रवासन नहीं कहा जा सकता है? प्रवासन, लोगों का आदिम प्रवासन नहीं, लोगों का 3 महीने के लिए विशिष्ट कार्य के लिए अपने मूल देश से गंतव्य देश की ओर चले जाना, इसको प्रवासन थोड़ी कहेंगे, वो अपने 3 महीने के लिए गए, ठीक है। शरणार्थी गतिविधि, ये भी नहीं होगा। लोगों का आवधिक प्रवासन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2024 में पहली बार ब्रेक डांसिंग एक ओलंपिक खेल बन जाएगा। 2024 में किस शहर में ओलंपिक का खेल आयोजित किए जाने? 2 प्रश्न बता रहे हैं। पहला तो पहली बार ब्रेक डांसिंग एक ओलंपिक खेल बनेगा, ठीक है। फिर किस शहर में आयोजित होगा? तो ये होगा पेरिस में। कहाँ पर होगा? पेरिस में। ब्रेक डांसिंग के साथ साथ 3 और खेलों को पेरिस ओलंपिक 2024 में जगह मिली है। वो है सर्फिंग, कौन सा एक? सर्फिंग एक, स्केटबोर्डिंग 2, स्केटबोर्डिंग 2 और स्पोर्ट क्लारिस्टिंग, स्पोर्ट क्लारिस्टिंग, ये इन तीनों खेलों को जगह मिली है भाई, ठीक है। चलिए, इंडियन सुपर लीग ISI एक चैंपियनशिप है, किसकी चैंपियनशिप है? देखो भाई, ISI जिसकी शुरुआत हुई थी 12 अक्टूबर 2014 को, ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप है। कौन सी फुटबॉल चैंपियनशिप? 12 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी ये है सर जी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। अकबर ने की थी और 1571 से लेकर 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। मुगल साम्राज्य की राजधानी भी ये रही थी। तो भाई आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और ये क्लास अगर आज से लेकर एग्ज़ाम तक भी आप रोज़ाना देखते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।